चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, नए अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। तो यह निष्कर्ष अंटार्कटिका के दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह के पास 1991 से 2024 के बीच बार बार आए 121 भूकंपों के आंकड़ों की जांच से सामने आया है। इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक कोर की बाहरी सतह उतनी ठोस नहीं है जितने पहले अनुमान लगाया गया था। ठोस आंतरिक कोर में परिवर्तन अस्थिर पिघले हुए बाहरी कोर के साथ परस्पर क्रिया के कारण हो रहे हैं। संभवतः इससे आंतरिक कोर का घूर्णन प्रभावित हो रहा है और दिन रात की लंबाई में परिवर्तन हो सकता है। पृथ्वी के आंतरिक कोर का स्वतंत्र रूप से घूर्णन धीमा होता जा रहा है। पहले यह माना जाता था कि यह मेंटल के साथ परस्पर क्रिया के कारण स्वतंत्र रूप से घूर्णन करता है। इस निष्कर्ष का महत्व जानते हैं तो यह अध्ययन पहले की धारणाओं को चुनौती देता है, जिसमें कहा गया था कि आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन केवल भूवैज्ञानिक समय यानी लंबे समय में ही होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक कोर के विषय में देखते हैं थोड़ा। तो यह पृथ्वी के भीतर अन्य ऊपरी परतों द्वारा उत्पन्न दबाव के कारण पृथ्वी की सबसे भीतरी या अंतरतम ठोस परत है। संरचना तो मुख्य रूप से लौह और निकिल धातुओं से बना है। त्रिज्या लगभग 1220 किलोमीटर और तापमान 5200 डिग्री सेल्सियस। गुण उच्च तापीय और विद्युत चालकता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आदि को उत्पन्न करने में सहायक। पृथ्वी की परतें तो रासायनिक संरचना के आधार पर भूपर पट्टी जिसे क्रस्ट कहते हैं, यह अधिकांशतः बेसाल्ट और ग्रेनाइट जैसी ठोस चट्टानों से बनी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। मेंटल ये भूपर पट्टी और कोर के बीच स्थित है। इसमें गर्म सघन और लोह व मैग्नीशियम युक्त ठोस चट्टानें शामिल हैं। कोर यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। इसमें तरल बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर होते हैं। भौतिक और यांत्रिक गुणों के आधार पर तो स्थल मंडल यह पृथ्वी की सबसे भारी भौतिक परत है और दुर्बलता मंडल जो है यह पृथ्वी के मेंटल का वह भाग है जो ठोस होने के बावजूद पिघले हुए प्लास्टिक की तरह होता है। ठीक है, देख सकते हैं ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, भूपर पट्टी सबसे भारी भाग, ठीक है, और जो ठोस होता है मेंटल ये परपट्टी के नीचे का भाग है। ठीक है, इसमें ज्वालामुखी उद्गार व लावे का स्रोत, ठीक है, और ये क्रोड जो है ये निकेल व फेरियम जैसी भारी धातुओं से बना हुआ है। ठीक है, तो ये बात की पृथ्वी के आंतरिक भाग की। अब बात करते हैं अगली न्यूज की, जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी किया। तो सीपीआई विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर उन्हें रैंकिंग प्रदान करता है। यह 0 से 100 के स्कोर पर रैंक देता है। सीपीआई 2024 रेखांकित करता है कि भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को और अधिक कठिन बना रहा है। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भ्रष्टाचार और जलवायु संकट के बीच संबंधों को तोड़ने का आग्रह भी किया गया है। भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्यवाही को कैसे प्रभावित कर रहा है? तो यह आम लोगों के कल्याण के बजाय छोटे समूहों के हितों की पूर्ति द्वारा महत्वाकांक्षी नीतियों को अपनाने में बाधा डालता है, शासनात्मक संरचनाओं को कमजोर करता है, कानून के प्रवर्तन को क्षीण करता है और पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने में पारदर्शिता को कम करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद्य अधिकांश देशों का सीपीआई स्कोर 50 से नीचे है। इसके कारण यहाँ पर जलवायु निधि के अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग और दुरुपयोग की संभावना सबसे अधिक है। भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन के कारण असमान रूप से पीड़ित सुभेद्य आबादी के हाशिए पर जाने की स्थिति को काफी हद तक गहरा कर देता है। जलवायु सम्मेलनों में अस्पष्टता बढ़ाकर और जीवाश्म ईंधन के समर्थकों का पक्ष पोषण करके बहुपक्षवाद की प्रभावशीलता को कमजोर करता है। रिपोर्ट में प्रकाशित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं तो विश्व की 85% आबादी ऐसे देशों में रहती है जिनका सीपीआई स्कोर 50 से कम है। भारत ने 100 में से 38 अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार ये 180 देशों में से 96वें स्थान पर है। भारत को 2023 से 1 अंक कम प्राप्त हुआ है। सबसे कम भ्रष्ट है डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर। सबसे अधिक भ्रष्ट दक्षिण सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें देखते हैं तो जलवायु संबंधी प्रयासों के केंद्र में सत्यनिष्ठा को रखना यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन इसका समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क प्रदान करता है। जांच और सुरक्षा को बढ़ाना तो भ्रष्टाचार विरोधी निकायों को मजबूत करना एवं पर्यावरण रक्षकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। जलवायु नीति निर्धारण प्रक्रियाओं को अनुचित प्रभाव से बचाना, हितों के टकराव का पता लगाने और उसका प्रबंधन करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए और नागरिकता सहभागिता को मजबूत करना। इससे जलवायु वित्त और परियोजनाओं पर जानकारी मुक्त एवं आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं भारत और फ्रांस ने फ्रांस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। तो इस समिट का समापन लोगों और ग्रह के लिए समावेशी एवं संधारणीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वक्तव्य के साथ हुआ। यह लोगों और ग्रह के लिए पेरिस समझौते के अनुरूप है।
इसमें निम्नलिखित का आह्वान किया गया है। तो जैसे डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए एआई तक पहुंच को बढ़ावा देना, खुले, समावेशी, पारदर्शी और भरोसेमंद एआई को सुनिश्चित करना, एआई नवाचार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना और एआई उपयोग को प्रोत्साहित करना। एआई एक्शन समिट के प्रमुख परिणाम। तो पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय एआई के लिए गठबंधन। इसका उद्देश्य एआई को पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक संधारणीय पथ पर लाने के लिए वैश्विक गति को बढ़ाना है। इस गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से फ्रांस ने शुरू किया और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। करंट एआई। तो यह लोक कल्याण के लिए एआई को बढ़ावा देने हेतु एक वैश्विक लोकहित साझेदारी है। यह डेटा खुलेपन और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में $2.5 बिलियन जुटाना है। भारत एक साझेदार देश है। साझे हित के लिए एआई हेतु पेरिस चार्टर। तो वैज्ञानिक प्रगति, नवाचार आदि को प्रोत्साहित करने के लिए एआई के खुलेपन के सिद्धांतों पर सहमति, एआई डिजाइन के प्रत्येक चरण में जवाबदेही, लोकहित के लिए एआई में भागीदारी और पारदर्शिता। भारत ने चार्टर को अपना लिया है। एआई सक्षम हथियार प्रणालियों पर मानव नियंत्रण बनाए रखने पर पेरिस घोषणा पत्र को अपनाया गया और भारत ने इस घोषणा पत्र का समर्थन नहीं किया। यह भरोसेमंद एआई के लिए फ्रेमवर्क। तो जवाबदेही, मजबूती, सुरक्षा और संरक्षा, समावेशी, समृद्धि और संधारणीयता, विधि का शासन और मानवाधिकार और पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, संसदीय स्थायी समिति ने स्वच्छ भारत मिशन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो संसदीय स्थायी समिति ने स्वच्छ भारत मिशन 2 के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों की सराहना की। इसके अंतर्गत 5,87,529 गांवों में से 5,57,468 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। ओडीएफ प्लस गांव वे होते हैं जो ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखते हुए ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करते हैं तथा देखने में भी साफ एवं स्वच्छ होते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के विषय में जानते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के 2 मिशनों में से एक के रूप में की थी। दर्जा इसको केंद्र प्रायोजित योजना है। ये तो उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 2020 से 21 से और 2024 से 25। उद्देश्य है 2024 से 25 तक ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना तथा ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना। साथ ही सभी गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस मॉडल में तब्दील करना। प्रमुख घटक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण करना, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन करना आदि। समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे। तो लक्ष्य से कम उपलब्धियां। पिछले 5 वर्षों के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में क्रमशः केवल 35% व 57% लक्ष्य हासिल किए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2023। तो प्रमुख ओडीएफ प्लस मापदंडों को सटीक रूप से नहीं मापा गया है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु सहायता। तो बीपीएल परिवारों के लिए एक IHHL के निर्माण हेतु 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ाई गई है। अन्य मुद्दे। तो इसमें निधियों का कम उपयोग, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान IHHLS और CSCS के निर्माण में कमी आदि शामिल है। समिति द्वारा की गई सिफारिशें। तो सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय। यह मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को समय सीमा के भीतर तेजी से लागू करने के लिए जरूरी है। अतिरिक्त बजटीय संसाधन, वित्त पोषण से बचना। तो क्योंकि इससे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, इसलिए इसकी बजाय मिशन के लिए अधिक बजटीय अनुदान की मांग की जानी चाहिए। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु पर्याप्त सहायता। तो इसके लिए निर्धारित राशि को मुद्रास्फीति की वर्तमान दर के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए। अन्य सिफारिशें। तो अधिक व्यापक और सक्षम निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए। ठोस व प्लास्टिक कचरे के संग्रह के लिए पर्याप्त वाहन सुनिश्चित करने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना। तो 2013-14 में भारत में मछली उत्पादन 95.7 लाख टन था, जो 2023-24 में लगभग दोगुना होकर 184 लाख टन से अधिक हो गया। वैश्विक मात्स्यिकी के क्षेत्र में भारत की भूमिका। तो भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। प्रमुख मछली उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि। अंतर्देशीय मत्स्य पालन कुल मत्स्य उत्पादन में 75% से अधिक का योगदान देता है। वैश्विक स्तर पर भारत जलीय कृषि उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है, झींगा उत्पादन में अग्रणी है और मछली पकड़ने के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। मात्स्यिकी के क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियां। तो पर्यावरण, प्लास्टिक प्रदूषण, पारंपरिक मछली पकड़ने से कार्बन उत्सर्जन और जल प्रदूषण आदि। आर्थिक,
मत्स्य क्षेत्र की असंगठित प्रकृति, छोटे पैमाने पर निर्वाह हेतु मछली पकड़ना, आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव, उच्च परिवहन एवं विपणन लागत आदि। अन्य अवैध, असूचित और अविनियमित मत्स्य तथा जलवायु परिवर्तन मत्स्य संपदा से संपन्न समुद्री क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। मत्स्य के क्षेत्र के संवर्धन हेतु शुरू की गई पहले तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जलीय कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, मत्स्य की प्रबंधन में सुधार करना, एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करना आदि। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक उपयोजना है। इसका उद्देश्य वित्तीय और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र में मौजूद कमियों को दूर करना है। नीली क्रांति योजना, तो यह समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य दोनों को कवर करते हुए मत्स्य के विकास एवं प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को लागू करती है। फिर है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य दोनों में अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। और फिर आता है लास्ट में राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य की नीति 2017, तो यह नीति भारत के समुद्री मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है। अब बात करते हैं NCAER ने भारत में महिला कार्यबल की संभावनाओं को उजागर करने पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया। तो इस शोध पत्र में महिला श्रम बल भागीदारी दर को बढ़ाने के समक्ष प्रमुख बाधाओं को उजागर किया गया है। साथ में इसमें नीति निर्माताओं के लिए भारत की अप्रयुक्त महिला कार्यबल क्षमता का लाभ उठाने हेतु उपाय भी प्रदान किए गए हैं। इस शोध पत्र के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। तो भारत की महिला श्रम बल भागीदारी 37% है, यह वैश्विक औसत 47% और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के औसत 67% से काफी कम है। महिला श्रम बल भागीदारी दर को बढ़ाने के समक्ष प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं? तो अवैतनिक देखभाल जिम्मेदारियां, यानी टाइम यूज इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवैतनिक देखभाल कार्यों में 2 गुने से अधिक समय व्यतीत करती हैं। भारत में औपचारिक रूप से पार्ट टाइम काम करने के विकल्पों का अभाव, तो भारतीय महिलाएं अनौपचारिक व अनिश्चित नौकरियों में फंस जाती हैं, जहां उन्हें न तो नौकरी की सुरक्षा मिलती है और न ही सामाजिक लाभ। इन दोनों समस्याओं को हल करने के लिए महिला श्रम बल में भागीदारी दर को 6% तक बढ़ाया जा सकता है। इस शोध पत्र में की गई नीतिगत सिफारिशें, तो पार्ट टाइम काम करने को औपचारिक बनाना, इसके लिए प्रति घंटे के अनुसार एक निश्चित स्तर पर वेतन निर्धारित करना, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच प्रदान करना जैसे उपाय किए जा सकते हैं। देखभाल संबंधी संरचना में निवेश करना, तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों के लिए सस्ती देखभाल सुविधाओं में निवेश करने से निजी कंपनियों और मैक्रो इकोनॉमिक्स को लाभ होगा। देखभाल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, तो माता पिता दोनों के लिए सवैतनिक पैटर्नल अवकाश पर प्रोत्साहन जैसी नीतियां बनाई जानी चाहिए। फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी को अपनाना, तो जैसे रिमोट वर्क और एडजस्टेबल वर्क शेड्यूल को अपनाना चाहिए। FLFPR बढ़ाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम, तो कानून मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 सवैतनिक मातृत्व अवकाश के लिए लागू किया गया। कारखाना अधिनियम 1948 या नाइट शिफ्ट में महिलाओं श्रमिकों को काम करने की अनुमति देता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 यह पुरुषों और महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान करता है। योजनाएं हैं कौशल भारत मिशन, स्टैंड अप इंडिया पहल, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि। ठीक है, अब देखते हैं अन्य सुर्खियां, जिसमें पहली न्यूज है PM दक्ष योजना। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना के महत्व पर प्रकाश डाला। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और अवधि है इसकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित। उद्देश्य है सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित अल्पकालिक प्रशिक्षण, अपस्किलिंग, रिस्किलिंग और उद्यमिता विकास कार्यक्रम। लक्षित समूह अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विमुक्त जनजातियों, सफाई कर्मचारियों सहित कचरा बीनने वालों आदि को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। आयु मानदंड है 18 से 45 वर्ष। आय मानदंड, तो कोई आय सीमा नहीं है। अनुसूचित जातियों, सफाई कर्मचारियों, कचरा बीनने वालों और DNTS सहित अन्य पर लागू। OBCs और EWS के लिए वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियां। तो लवणता के बढ़ते स्तर ने केरल के कुट्टनाड में पुंचा यानी धान की खेती के समक्ष गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। इसके विषय में जानते हैं। वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली है। धान की खेती समुद्र तल से नीचे लवणीय जल में डेल्टाई दलदलों को सुखाकर प्राप्त की गई भूमि पर की जाती है। इसे 3 संरचनाओं में विभाजित किया गया है। तो पहली है मछली पकड़ने और धान की खेती के लिए उपयोग की जाने वाली आर्द्र भूमि। फिर है खाद्य फसलों के रोपण के लिए उपयोग की जाने वाली उद्यान भूमि और अंतर्देशीय मत्स्यन और शेल्स एकत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जल क्षेत्र।
GIAHS के विषय में देखते हैं। ये जीवित विरासत प्रणालियां हैं जिनमें ऐसे समुदाय निवास करते हैं जो अपने क्षेत्र के साथ जटिल जुड़ाव बनाए रखते हैं। नामित खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत में 3 GIAHS हैं। ये हैं कश्मीर की केसर विरासत, कोरापुट पारंपरिक कृषि ओडिशा तथा कुटनाड वेटलैंड कृषि प्रणाली। ठीक है, अब देखते हैं अगली न्यूज जो है आरक्षण का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का दावा करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(a) की प्रकृति केवल सक्षमकारी प्रावधानों की है। अनुच्छेद 16(4) तो राज्यों को किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16(4)(a) पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है। ये अनुच्छेद ये अनिवार्य नहीं करते हैं कि राज्य या इसके संस्थान पर हर चयन प्रक्रिया में आरक्षण प्रदान करें। हालांकि आरक्षण न देने का राज्य का निर्णय कुछ मात्रात्मक आंकड़ों और वैध तर्क पर आधारित होना चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है सार और तत्व का सिद्धांत। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी टिकटों के प्रचार, विपणन या बिक्री पर सेवा कर लगाने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लॉटरी का कराधान का अधिकार पूरी तरह से राज्यों के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम हाई कोर्ट के 2012 के फैसले को बरकरार रखा जो सार और तत्व के सिद्धांत पर आधारित था। हाई कोर्ट ने पाया था कि लॉटरी पर कर लगाने की शक्ति विशेष रूप से राज्य विधानमंडल के पास है। ऐसा इस कारण क्योंकि लॉटरी संयोग का खेल मानी जाती है और 7वीं अनुसूची यानी अनुच्छेद 246 की अनुसूची 2 में सट्टेबाजी और जुए के अंतर्गत आती है। सार और तत्व के सिद्धांत के विषय में तो यह निर्धारित करता है कि विधायी शक्तियों में अस्पष्टता की स्थिति में किस स्तर की सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें कहा गया है कि जब यह प्रश्न उठता है कि कोई विशेष कानून किस विषय से संबंधित है तो कोर्ट उस मामले के तत्व को देखता है। ठीक है, फिर अगली न्यूज है NB8 देश। तो भारत के प्रधानमंत्री ने एस्टोनिया गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। उन्होंने इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक प्रारूप में मंत्री स्तरीय आदान प्रदान की शुरुआत का स्वागत किया। इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक वस्तुतः भारत और नॉर्डिक बाल्टिक 8 देशों के बीच सहयोग है। इसके विषय में जानते हैं। एक अनौपचारिक यानी गैर संस्थागत क्षेत्रीय सहयोग समूह है। सदस्य है नॉर्डिक देश डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन तथा बाल्टिक देश एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया। NB8 देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़कर 9.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसमें से स्वीडन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, अगला है IRIS चिप। तो IIT मद्रास और इसरो ने संयुक्त रूप से एरोस्पेस गुणवत्ता वाले शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप IRIS का विकास और उसे सफलतापूर्वक बूट किया है। IRIS अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी RISC विनियंत्रक प्रणालियों की शक्ति श्रेणी कस्टम प्रोसेसर्स के डिजाइन के लिए RISC-V पर आधारित है। RISC-V एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है। RISC-V रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर 5 शक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया RISC-V पहल के तहत समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसर आधारित उत्पादों के स्वदेशी विकास को बढ़ावा देना जो RISC-V प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा और दृश्यता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। तो हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने GDKP मापन पर एक सत्र आयोजित किया। इसके विषय में जानते हैं। GDKP का प्रतिपादन सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अम्बर्टो सल्पासो ने प्रोफेसर जेफ कोल के साथ मिलकर किया था। यह एक मापदंड है जो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न और उपयोग किए गए ज्ञान को मापता है। GDKP 4 बुनियादी स्तंभों के माध्यम से किसी राष्ट्र की समृद्धि और भविष्य को मापता है। ज्ञान संबंधी मदे या आधुनिक और स्थानीय विशिष्ट सांस्कृतिक ज्ञान संबंधी मदों की पहचान करता है। देश का ज्ञान उत्पादक मैट्रिक्स तो यह सरकार, निजी संस्थानों को परिवारों द्वारा उत्पन्न ज्ञान की तुलना करता है। देश का ज्ञान उपयोगकर्ता मैट्रिक्स यह उस ज्ञान का मूल्य मापता है जिसे व्यक्ति और निजी कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है। और लास्ट है सीखने की लागत। तो सीखने की लागत जीवन यापन की लागत के समान ही होती है जो सरकारों को बजट संबंधी निर्णय लेने में मदद करती है। फिर नेक्स्ट है हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर। तो जापान के इंजीनियरों ने विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। इसे रिमेई नाम दिया गया है। इसे दुनिया के छठे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू में एकीकृत किया गया है। रिमेई 20 क्यूबिट क्वांटम क्षमता से युक्त है। रिमेई की विशेषता यह है कि यह ट्रैप्ड आयन क्यूबिट्स का उपयोग करता है। इसके विपरीत अधिकांश क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स पर आधारित होते हैं। इसमें आवेशित परमाणुओं या आयनों को आयन ट्रैप नामक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अलग किया जाता है। साथ ही उनकी क्वांटम अवस्था को नियंत्रित करने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है। इससे वैज्ञानिकों को आयनों में हेरफेर करने और उन्हें क्यूबिट्स के रूप में उपयोग करने के
मदद मिलती है। क्यूबिट्स क्वांटम सूचना को संग्रहित और संसाधित करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सुर्खियों में व्यक्तित्व हमारा संत गुरु रविदास। तो हाल ही में संत गुरु रविदास की जयंती मनाई गई। इनका जन्म 14वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ था। वे निर्गुण भक्ति आंदोलन के भक्ति संत थे। उनकी शिक्षाओं में मंदिर आधारित अनुष्ठानों को खारिज किया गया था और अपनी आजीविका जारी रखते हुए निरंकार यानी निराकार ईश्वर के प्रति समर्पण की वकालत की थी। इनके महत्वपूर्ण योगदान जानते हैं तो उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव की व्यवस्था को विरोध किया था। अपने कार्यों में उन्होंने बेगमपुरा की एक कल्पना प्रस्तुत की थी। बेगमपुरा एक ऐसा समाज होगा जो भय, शासकों, करों, जाति आधारित पदानुक्रमों और स्थानिक प्रतिबंधों से मुक्त होगा। उन्हें भक्ति गीत और कविताएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, तो ये बात की हमने संत गुरु रविदास जी की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।